अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, पार्ट 2 कंप्यूटर साइंस में हमारा आज का लेक्चर दैट इज नॉर्मलाइजेशन। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन द डेटाबेस। हमने जब डेटाबेस को डिजाइन कर लिया है या हम डेटाबेस को डिजाइन कर रहे हैं एट द वेरी स्टेज, एट द वेरी फर्स्ट इनिशियल स्टेजेस, हम लोग क्या करेंगे कि इन चीजों का भी साथ साथ ख्याल रखेंगे, नॉर्मलाइजेशन के स्टेप्स को और उसके अंदर होने वाली डिफरेंट जो फॉर्मेट्स हैं, डिफरेंट जो फॉर्म्स हैं उसकी, उनके बारे में भी हमें नॉलेज होना चाहिए ताकि उसके अकॉर्डिंगली हम अपनी वर्किंग को जारी रखें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें नॉर्मलाइजेशन की, तो एक्चुअली नॉर्मलाइजेशन क्या होता है? जब हम बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन की, तो दैट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कॉम्प्लेक्स डेटाबेस इनटू सिंपलर। मैं आसान लफ्जों में कुछ शॉर्टवर्ड कीज लिखे हैं, मैंने कंप्लीट सेंटेंस नहीं लिखा, आप इसको फॉलो कर लीजिएगा कि प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन है ये बेसिकली, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, अपने कॉम्प्लेक्स डेटाबेस को हम स्मॉलर या सिंपलर यूनिट्स के अंदर डिवाइड कर देंगे। मतलब हम अगर हमें इवन के डेटाबेस को वाकई यानी कि जो उसके अंदर रिलेशंस या टेबल्स, अगर हम उनको डिवाइड करना पड़े, उनको 2 हिस्सों में, 3 हिस्सों में या 4 हिस्सों में डिवाइड करना पड़े, मल्टीपल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना पड़े, तो हम वो भी करेंगे, बट नॉर्मलाइजेशन जरूर करेंगे। मींस के नॉर्मलाइजेशन से मुराद बेसिकली क्या होता है कि उसके अंदर जितनी भी एनोमलीज हैं, उसके अंदर जितनी भी तरह के डिफरेंट इश्यूज हैं, उन सबको रिमूव करेंगे। अब हम डिटेल में जो रिलेटेड टर्म्स होंगे उनको इंशाल्लाह डिस्कस भी साथ करेंगे। जैसे कि अभी हम बात करेंगे एनोमली की। पहले एनोमलीज क्या होती हैं जी? अब मुख्तलिफ एनोमलीज क्योंकि यहाँ पर अक्सर होने वाली हैं, तो उसके लिए हमें उनके बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। एनोमली कहते हैं प्रॉब्लम को, किसी इश्यू को, जो इश्यू आपने रिजोल्व करना है, और ये इश्यू कुछ स्पेसिफिक टाइप का इश्यू होता है क्योंकि ये एक पर्टिकुलर टाइम पे, यानी कि जब आप काम कर रहे होते हैं ड्यूरिंग द वर्किंग, ये किसी स्पेशल पर्टिकुलर टाइम के ऊपर अक्कर होता है, जिसकी वजह से हम इसको एनोमली कहते हैं। अदरवाइज इसको सिंपल प्रॉब्लम भी कहा जा सकता था। तो ये किसी हद तक सिनोनिम तो है प्रॉब्लम का, बट एक्चुअली थोड़ा सा जो है इसमें फर्क भी होगा। तो हमने क्या करना है जी, अपने डेटाबेस को सिंपलर पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना है। उसके अंदर जितनी भी बग्स हैं, उसके अंदर जितने भी इश्यूज हैं, मींस के डाटा कहीं पे रिडंडेंट हो जाता है, मींस के डाटा की डुप्लीकेसी हो जाती है, डाटा कॉपी कर ली जाता है, मुख्तलिफ रोज और कॉलम्स और उनके एट्रीब्यूट्स और उनकी वैल्यूज जो है वो सेम हो जाती है, तो हमने इन चीजों को खत्म करना है। इसके अलावा हमने क्या करना है जी, अगर कभी सपोज ऐसा हो कि हमें सेम एट्रीब्यूट के साथ कॉलम मिल गए हैं, तो उनको रिमूव करना है, हमें उनको किसी तरीके से मैनेज करना है। जहां पर रिलेशन के दरमियान में काफी हद तक डुप्लीकेसी पाई जा रही है, हम उनको मर्ज कर देंगे आपस में। तो ये तमाम काम जो है हम नॉर्मलाइजेशन के अंदर करेंगे। नॉर्मलाइजेशन जो है, इट इज बेस्ड ऑन द फंक्शनल डिपेंडेंसी। ये बेसिकली फंक्शनल डिपेंडेंसी के ऊपर आप कह सकते हैं कि बेस करती है। मींस के फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होता है, हम उसको विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल समझते हैं। आप समझ लीजिए जी, दो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, ए बी एंटिटीज हैं, इनके दरमियान के रिलेशन को हम लोगों ने जब बताना है, तो उसको हम लोग फंक्शनल डिपेंडेंसी के जरिए से बता सकते हैं। लाइक मैं अगर इन दोनों के दरमियान का रिलेशन बताना चाहूं, तो मैं लिखूंगा जी ए रिलेशन विद बी। ओके, यानी कि ए जो है वो कोई ना कोई रिलेशन रखता है विद बी, इसको फंक्शनल डिपेंडेंसी कहते हैं, जिसको हम एक एरो साइन के साथ क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें से दोनों के डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं, वो हमें पता होने चाहिए। हम ए को बोलते हैं अलग नाम के साथ और बी को अलग नाम से याद रखते हैं। जैसे कि ए को कहा जाता है डिटर्मिनेंट और बी का मतलब होता है, बी को हम यहां पे कहते हैं डिपेंडेंट, क्योंकि बेसिकली इस रिलेशन से मुराद ये है कि जो बी है हमारे पास एंटिटी या ऑब्जेक्ट, वो डिपेंड कर रहा है ए पे, और इसके अलावा जो ए है वो डिटर्मिनेंट है, वो डिटर्मिन कर रहा है, वो फाइंड आउट कर रहा है इसको, बी को। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा जो है फ्लो है, बट एक्चुअली इसमें बहुत सारे इश्यूज आते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं स्टूडेंट्स को, इसलिए ध्यान से इसको जरा समझ लीजिए कि हमने जब दो चीजों के दरमियान में, ए बी के दरमियान में रिलेशन आर बताना है, तो वो आर रिलेशन बताने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं उनके दरमियान में ये एरो साइन लगाऊंगा। डेफिनेटली उसके अंदर कोई एक चीज जो होगी हमारे जैसे कि डिटर्मिनेंट होगी और दूसरी चीज कोई डिपेंडेंट होगी, एक चीज डिपेंड कर रही होगी, एक चीज उसको फाइंड आउट कर रही होगी। अकॉर्डिंग टू योर बुक, अगर आप पीडीबी की बुक की बात करें, तो उसमें उन्होंने बी यहाँ लिखा हुआ है, वो कह रहे हैं जी बी जो है वो डिटर्मिनेंट है और वो रिलेशन बना रहा है विद ए, यानी कि उसको फाइंड आउट कर रहा है, और ए हमारा डिपेंडेंट होगा। तो मैंने यहाँ पे उल्टी एग्जांपल दे दी। तो हमने तो जस्ट अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि ये बेसिकली क्या है, फंक्शनल डिपेंडेंसी है, कि जहां पे हम एट्रीब्यूट्स के दरमियान में, एंटिटीज के दरमियान में, ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में क्या करते हैं, रिलेशंस को फाइंड आउट करते हैं कि बेसिकली इसमें से कौन सी चीज दूसरे पर डिपेंड कर रही है और कौन सी चीज जो है वो दूसरे को फाइंड आउट कर रही है। तो हमें इस चीज के बारे में क्लियरेंस होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज फंक्शनल डिपेंडेंसी। ओके, फंक्शनल डिपेंडेंसी के बाद हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, इसको हमारे बुक के अकॉर्डिंगली है। कॉस एक एंटिटी है
एंड द सेकंड वन इज स्टूडेंट आईडी। ओके, सॉरी ये है कोर्स कोर्स, और उसके बाद ये मैंने सेम एट्रीब्यूट सॉरी यहाँ पे यूज किया। अच्छा, इसके अंदर एट्रीब्यूट कौन कौन से हैं? स्टूडेंट आईडी है, जो भी वो कोर्स कर रहा है, कोर्स नंबर है, कोर्स का इटसेल्फ एक नंबर है, और कोर्स की डेट है, कब कोर्स शुरू हुआ या कब से कोर्स हम बेसिकली ज्वाइन करने वाले हैं। तो बेसिकली इसके अंदर अगर हम एट्रीब्यूट्स का रिलेशन बनाना चाहें तो वो भी बन सकता है, उनके दरमियान में भी फंक्शनल डिपेंडेंसी पाई जा सकती है, जैसे कि स्टूडेंट आईडी दैट इज द प्राइमरी की ऑफ द रिलेशन, क्योंकि हर एंटिटी के अंदर, हर रिलेशन के अंदर हमने ये पढ़ा हुआ है कि उसके अंदर लाजमी तौर पे जो है एक जुज होना चाहिए जिसको प्राइमरी की कहते हैं। प्राइमरी की एंड द कोर्स नंबर, ये डिपेंड कर रहे हैं, ये फंक्शनल डिपेंडेंसी बना रहे हैं किसके साथ? कोर्स डेट के साथ। ओके, तो ये यहां पर क्या हो जाएगा, ये डिपेंडेंट है ऑन द स्टूडेंट आईडी एंड द कोर्स नंबर, और ये दोनों क्या फाइंड कर रहे हैं? ये दोनों स्टूडेंट आईडी और कोर्स नंबर जो है वो डिटरमिन कर रहे हैं कोर्स डेट को। तो बेसिकली जब भी नॉर्मलाइजेशन की बात आएगी तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें मुख्तलिफ स्टेप्स आपको याद होने चाहिए। उसमें से आप कह सकते हैं कि आप उनको नोट्स की फॉर्म में, नंबरिंग की फॉर्म में उनको रेडी करेंगे। नॉर्मलाइजेशन में बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ आप कह सकते हैं कि इश्यूज को रिजोल्व करने का जो प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं हम लोग? नॉर्मलाइजेशन। अपने एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को, एक टफ स्ट्रक्चर को सिंपलर या स्मॉलर यूनिट्स के अंदर कन्वर्ट करने को हम क्या कहते हैं? नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। कभी भी किसी डेटाबेस के अंदर जो भी एनोमलीज पाई जाती हैं उनको रिमूव करने का नाम कम से कम क्या है? उसको बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन। और कम से कम का वर्ड सॉरी मुंह से निकल गया, उसका मतलब बेसिकली ये है कि एटलीस्ट अगर आप रिमूव नहीं कर सकते तो रिड्यूस कर लें। यानी कि अगर डुप्लीकेसी हो रही है, चीजों की कॉपी हो रही है, मींस के बहुत सारी रोज या एट्रीब्यूट या रिलेशंस आपस में कॉपी कर रहे हैं, मर्ज हो रहे हैं, तो उसमें क्या करें? अगर कुछ डाटा कॉमन आ भी गया है तो अगर आप उसको जो है सारा कंप्लीटली डिलीट नहीं कर सकते, रिमूव नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट उनको रिड्यूस कर लें। जो भी डुप्लीकेसीज पाई जा रही हैं, जहां पर भी डाटा कॉपी हो रहा है, एटलीस्ट अगर आप खत्म नहीं कर सकते तो भाई उसको कम कर लो। ये भी नॉर्मलाइजेशन है। नॉर्मलाइज का जैसे हम डेली लाइफ में हम प्रैक्टिकली उसका मतलब लेते हैं, अगर नॉर्मल किसी चीज का न्यूट्रल और जो है काम होना किसी चीज का, तो यहाँ पर भी उसका मतलब वही है कि हमने डेटाबेस के अंदर जितने भी बग्स हैं, फ्लॉज हैं, वो सारी चीजों को रिमूव करने का नाम क्या है? नॉर्मलाइजेशन। अब कुछ हिडन प्रॉब्लम्स हैं जब भी डेटाबेस डिजाइन करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास कुछ चीजों का जो नॉलेज है वो भी होना चाहिए। उसमें से कुछ एग्जांपल के साथ हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले है हिडन प्रॉब्लम्स में हमारे पास सिनोनिम्स। अब सिनोनिम्स का मतलब आपको सबको पता है, ठीक है जी, इंग्लिश में आप लोग डेली लाइफ में यूज करते हो। सिनोनिम्स में क्या है कि हमारे डाटा के अंदर बहुत सारी चीजें जो हैं वो सेम नाम से आ जाती हैं, तो हमने ऐसी चीजों को एग्जिस्ट नहीं करने देना। मींस कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए। सिनोनिम से मुराद ये नहीं है कि ये प्रॉब्लम आती है बस इसको छोड़ देना, नहीं, इसको हमने खत्म भी करना है। लाइक मैं आपकी अगर बुक के अकॉर्डिंगली इसकी एग्जांपल दूं तो इसमें होगा जी हमारे पास, जैसे कि आप कह सकते हैं एक आइटम और एक है सप्लायर, ये दो तरह के एट्रीब्यूट्स हैं हमारे पास, सॉरी ये रिलेशंस है हमारे पास, आइटम एंड सप्लायर। अब इनके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, जाहिर सी बात है, जैसे कि इनके एट्रीब्यूट्स में स्टॉक नंबर है, आइटम कलर है, सप्लायर कोड है। ओके, यानी कि इसके अंदर हमारे पास आइटम कलर है, आइटम नंबर है, और इसके अलावा आप कह सकते हैं सप्लायर कोड आ गया इस तरफ। और इस तरफ है हमारे पास सप्लायर आईडी। तो आप मुझे ये बताएं कि सप्लायर कोड से मुराद क्या है? डेफिनेटली सप्लायर की एक आईडी, उसकी एक आइडेंटिटी होगी ना, डेफिनेटली उसका नंबर होगा, और यहां पर भी ये वही चीज है। तो इसमें ये हुआ कि दो रिलेशंस के अंदर जो है हमारे पास एक दो डिफरेंट नेम्स के साथ एट्रीब्यूट्स तो आ रहे हैं, बट उनका डाटा जो होगा वो सेम होगा। यानी कि अगर इसके अंदर फॉर एग्जांपल इसके अंदर अगर 1 2 3 4 चल रहा हो तो इसके अंदर भी 1 2 3 4 चल रहा होगा। सो दैट्स व्हाई हमें बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं। अभी तक ये ठीक है, नॉर्मल है, इट्स ओके, बट आगे जाके फ्यूचर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं जब ये दोनों चीजें क्या हो जाएंगी? कॉपी, सेम हो जाएंगी। सो दैट्स व्हाई इस चीज को बोलते हैं सिनोनिम्स, कि जब हमारा डाटा जो है वो सेम नाम के साथ आ रहा होता है तो यहां पर बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं। जैसे कि हम इसको रिमूव क्या करेंगे? वी शुड यूज सप्लायर कोड इंस्टेड ऑफ सप्लायर आईडी इन द सप्लायर। यानी कि हमें बेसिकली ये करना चाहिए कि हम सप्लायर के साथ, यानी कि क्या करेंगे, सप्लायर आईडी की बजाय उसको क्या बना देंगे? सप्लायर कोड बना देंगे। यानी कि बेसिकली या तो ये हो सकता है कि भाई देखें एट्रीब्यूट्स आपके डिफरेंट है, ओके, डाटा आपका सेम है, तो फिर अगर कल को आपको रिलेशंस को मर्ज करना पड़े तो आप रिलेशंस को मर्ज नहीं कर सकते, क्योंकि इसका एट्रीब्यूट नेम डिफरेंट है, इसका एट्रीब्यूट नेम डिफरेंट है। तो अगर हम इसको रिमूव कर दें, आईडी के वर्ड को अगर हम छोड़ दें और हम यहाँ पे लिख दें सप्लायर कोड, तो फिर हमारा जो मसला है वो हल हो सकता है। क्यों? क्योंकि अब ये बिल्कुल सेम एट्रीब्यूट बन गया है।
अब हम अगर नेक्स्ट टाइम, अभी भी मतलब इश्यूज वही हैं, बट अगर आगे जाके हम लोग इन रिलेशंस को आगे जाके कंबाइन करना चाहें तो हम आसानी के साथ कर सकते हैं। हम एक एट्रीब्यूट, एक रिलेशन का एक एट्रीब्यूट जो है वो दूसरे टेबल के अंदर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको हम फॉरेन की का कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। तो ये सारी चीजें जो है हमारे लिए आसान हो जाएगी। इट मींस दैट कि अगर कभी सेम एट्रीब्यूट आ जाए, सेम एट्रीब्यूट आ जाए, तो हमें नेक्स्ट टाइम उसको मर्ज करने में आसानी होगी। इस चीज को बेसिकली सिनोनिम कहते हैं। या फिलहाल अगर जस्ट हम सिनोनिम की डेफिनेशन करें तो दो डिफरेंट रिलेशंस के अंदर अगर आपका डाटा, एट्रीब्यूट का डाटा सेम है, तो फिर एट्रीब्यूट नेम भी सेम होना चाहिए, तो फिर प्रॉब्लम जो है वो खत्म हो जाएगी। ओके, तो इसमें पढ़ देता हूं, जो सिनोनिम इज क्रिएटेड व्हेन टू डिफरेंट नेम्स आर यूज्ड फॉर द सेम इंफॉर्मेशन। तो सेम इंफॉर्मेशन के लिए डिफरेंट नेम्स हो रहे थे, इस चीज को हम बोलते हैं ये सिनोनिम प्रॉब्लम है हमारे पास। द नेक्स्ट वन इज, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है जी होमोनिम्स। जी तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास नेक्स्ट है जी होमोनिम। होमोनिम में हमारे पास दो फर्दर है, कस्टमर और सप्लायर के नाम से दो एंटिटीज हैं, रिलेशंस हैं, कस्टमर एंड आप कह सकते हैं हमारे पास है, कस्टमर के अलावा है जी सप्लायर। अब ये देखें कि कस्टमर, अगर मैं यहां पे इसका फर्स्ट एट्रीब्यूट लिखता हूं, मैं लिखता हूं जी कस्टमर नेम, और यहां पर भी लिख देता हूं सप्लायर। भी बेसिकली देखा जाए तो एक हद तक ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है वो एक कस्टमर ही होता है। तो हमारी बुक ने क्या किया हुआ जी, उन्होंने, मैंने वैसे कंप्लीट वर्ड नहीं लिखा, उन्होंने कंप्लीट वर्ड लिखा हुआ। ओके, तो कस्टमर नेम और यहां पर भी कस्टमर नेम लिख दिया। अब डेफिनेटली जितने भी कस्टमर्स हैं उनका जो है नाम, यानी कि सपोज कर इसका नाम ए है, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम एक्स है, इसका नाम वाई है, इसका नाम जी है। तो जो इंफॉर्मेशन है वो डिफरेंट हो गई है, इंफॉर्मेशन डिफरेंट है। और बेसिकली आप लोग क्या कर रहे हो, कस्टमर नेम और कस्टमर नेम जो एट्रीब्यूट नेम है वो सेम कर दिया आपने। ओ भाई, अगर कस्टमर नेम आपने लिखना है एक एट्रीब्यूट, तो उसके अंदर एबीसी आ रहा है। अगर आपने यहां पर एट्रीब्यूट वही दिया तो फिर आप एबीसी लिखो ना, आपने एक्स वाई जी क्यों कर दिया? बट देखा जाए अकॉर्डिंग टू द नीड, वो तो सप्लायर है, और सप्लायर के नाम डेफिनेटली वो जरूरी तो नहीं कि कस्टमर के नाम के भी सेम हो जाए, तो इसलिए यहां पर एक्स वाई जी है। तो अगर आपके पास कभी एट्रीब्यूट्स के नीचे का जो डाटा होता है, जो फील्ड वैल्यूज होती हैं, अगर वो डिफरेंट हो तो उस वक्त जो है फिर उनके नाम भी जो है वो डिफरेंट होने चाहिए, नाम सेम नहीं हो सकते। सो दैट्स व्हाई हम इसको, जब हम इसको करेक्ट करेंगे तो सप्लायर है ना, तो हमें बेसिकली बाय रूल यहां पर क्या लिखना चाहिए था, हमें लिखना चाहिए था सप्लायर नेम, ताकि वो डिफरेंट रहता, ताकि होमोनिम, होमोनिम कहते हैं, होमो कहते हैं एक सेम को, तो ये फिर सेम हो गया, यानी कि तो इस चीज को बोलेंगे हम लोग होमोनिम प्रॉब्लम। ये बेसिकली हमने जब भी डेटाबेस बनाना है तो हमने इसको भी नॉर्मलाइज करना है, इसको भी रिमूव करना है, कहीं पे इस तरह का इशू नहीं आना चाहिए। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज हमारे पास, नेक्स्ट है जी रिडंडेंट इंफॉर्मेशन। तो रिडंडेंट इंफॉर्मेशन में क्या होगा, आप याद रखिएगा, जब भी रिडंडेंट की बात आती है, रिडंडेंट का मतलब होता है, रिडंडेंट इंफॉर्मेशन, इसका मतलब होता है डाटा का कॉपी हो जाना, डाटा का कॉपी हो जाना, सेम डाटा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम रिडंडेंट इंफॉर्मेशन की बात करें, इसमें है हमारे पास जैसे कि एक एम्प्लॉय का रिलेशन है, उसमें एम्प्लॉय एज है और डेट ऑफ बर्थ है। तो ये तो बड़ी ही अजीब सी बात होगी कि आपने डेट ऑफ बर्थ भी ले ली एक कैंडिडेट की, और आपने उससे एज भी पूछ ली, तो इस तरह तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा ना। मतलब देखा जाए तो ठीक है जी, नॉर्मल है, काम चल रहा है, बट एक्चुअली आगे जाके कुछ इश्यूज आ जाएंगे जहां पर आपको डेट ऑफ बर्थ चाहिए। जब आपने डेट ऑफ बर्थ जो ले ली है, तो आप डेफिनेटली खुद से मैनिपुलेट करके, कैलकुलेट करके उसकी एज निकाल लो। या अगर आपने उसकी एज फाइंड आउट कर ली है, आपने इसकी एज पूछ ली है एग्जैक्ट डेज में, या आप कह सकते हैं जी आपने उसकी ईयर्स में भी एटलीस्ट पूछ ली, तो फिर आपको डेट ऑफ बर्थ नहीं चाहिए। बट अगर इसमें से ज्यादा देखा जाए तो हमारे पास जो ज्यादा बेस्ट एलिमेंट रहेगा दैट विल बी डेट ऑफ बर्थ। हम डेट ऑफ बर्थ अगर किसी चीज की ले लेते हैं, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी इंसान की, किसी ह्यूमन बीइंग की, किसी कैंडिडेट की, किसी इंप्लॉय की, किसी स्टूडेंट की, तो उस वक्त हमें फिर एज पूछने का फायदा नहीं है जी। तो यहाँ पे स्टूडेंट रिडंडेंट इंफॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बेसिकली डेट ऑफ बर्थ और एज, तो दोनों में से कोई एक चीज लेंगे तो डेफिनेटली दूसरी भी हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। और उसके बाद लास्ट वन है जी हमारे पास, इसमें और क्या हिडन प्रॉब्लम आ सकती है डेटाबेस के अंदर, जैसे कि आप कह सकते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डाटा। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डाटा में उससे क्या मुराद है वो देख लेते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डाटा, लाइक अगर हम बात करते हैं जी, हम किसी डेटाबेस के अंदर दो एट्रीब्यूट हमने बनाए, एक बनाया सिंगल के लिए, छड़े के लिए, और एक हमने बनाया मैरिड के लिए।
समझ गए हैं? यानी कि हम मार्शल बेसिकली मैरिटल स्टेटस की बात कर रहे हैं। तो सिंगल और मैरिड हमने बना दिया। तो भाई अगर आप सिंगल एट्रीब्यूट बनाते हो तो उसका मतलब है जो बंदा सिंगल होगा वो उसको चेक कर देगा। सपोज करें हमने इसके सामने चेक बॉक्स लगाया हुआ तो वो चेक कर देगा। अगर नहीं तो डेटाबेस के अंदर उसके सामने वन आ जाएगा, वन मीन्स के ट्रू मीन्स के मैं सिंगल हूं और मैरिड मीन्स के मैं मैरिड हूं। ठीक है जी। और अगर कोई बंदा यहाँ पे वन की जगह पे जीरो पुट करता है तो इसका मतलब है वो सिंगल नहीं है, जीरो नहीं करता, जीरो पुट करता है तो वो जी मैरिड नहीं है। सपोज कर ले, डेफिनेटली हम इन दोनों में से कोई ऑप्शनल एक वैल्यू लेके जाएंगे ना, दोनों वैल्यूज लेके जाने की जरूरत नहीं है। तो आप बजाय दो एट्रीब्यूट्स बनाकर जब इस तरह से डेटा ले रहे हो तो बेहतर नहीं कि आप उसका जो मैरिटल स्टेटस है वो पूछ ले, आप उसका स्टेटस पूछें। वो स्टेटस में इटसेल्फ करेक्टर फॉर्म का जो डेटा है, जैसे कि वो अगर सिंगल है तो एस लिख दे और अगर वो मैरिड है तो उसके लिए वो एम लिख दे। तो आपका काम जो है वो बेसिकली दो की बजाय एक से भी हो रहा है, यानी कि बेसिकली ये नॉर्मल है, डाटा कॉपी नहीं हो रहा। डाटा जो है जैसे हमारा अभी रिडंडेंट में मसला आ रहा था वो ये चीज नहीं है। डेफिनेटली ये बिल्कुल डिफरेंट है, बट फिर भी अगर आप दो एट्रीब्यूट से काम चला रहे हो तो आप बजाय उसमें से एक क्यों नहीं बना लेते मैरिटल स्टेटस का, जैसे आप सिंगल या फिर आप उसका मैरिड का स्टेटस जो है वो पूछ लेंगे आसानी के साथ। तो ये बेसिकली कहलाता है म्यूचुअल एक्सक्लूसिव डाटा। इस तरह का अगर डाटा पाया जाएगा तो बेसिकली हमने इन कॉन्सेप्ट्स का, इन चीजों का ख्याल रखना है अपने डेटाबेस को डिजाइन करने से पहले। जब भी नॉर्मलाइजेशन की बात होती है तो नॉर्मलाइजेशन के अंदर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स और डिफरेंट स्टेप्स आते हैं, उसकी डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, यानी कि डिफरेंट स्टेजेस हैं कि ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है, ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म है, ये थर्ड है, ये बीसीएनएफ फॉर्म है, ये फोर्थ और ये फिफ्थ फॉर्म है। तो उसकी डिफरेंट नॉर्मल फॉर्म्स हैं नॉर्मलाइजेशन के अंदर। हम जो है लेक्चर वाइज इंशाल्लाह उनको स्टेप बाय स्टेप जो है वो डील करेंगे जो भी हमारे सिलेबस के अंदर। इंशाल्लाह अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज।